दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वेब सीरीज लेकर आया हूं, जो आपको अपने साथ बांध कर रखेगी। सीरीज का नाम है द 8 शो, जिसमें कुछ जरूरतमंद लोग जिनको पैसों की जरूरत होती है, उन्हें एक बिल्डिंग के अंदर बंद कर दिया जाता है। उस बिल्डिंग में उन्हें बिताए गए हर एक मिनट के लिए लाखों रुपए मिलते हैं, लेकिन 8 लोग और सबके नेचर अलग अलग। शुरू में तो वे सब एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता है, उनका बिताया हुआ एक एक मिनट ब्रूटल होता जाता है। सो ज्यादा बातें न करते हुए हम कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम बे जिन सू नाम के एक लड़के को देखते हैं। बे जिन अपनी जान देने के लिए नदी में कूदने वाला था, और वो ऐसा क्यों कर रहा था ये मैं आपको बताता हूँ। बे जिन को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसके मन में अपने जीवन के प्रति बड़े बड़े सपने थे, और सपनों को पूरा करने के लिए जरूरत होती है पैसों की। बे जिन को एक दिन एक आदमी मिलता है, और वो बे जिन को कहता है कि वो उसे रातों रात अमीर बना सकता है। बस बे जिन को उसके पास थोड़ा पैसा निवेश करना होगा। फिर बे जिन उस आदमी के झांसे में आ जाता है और कई लोगों से और बैंक से बड़े बड़े कर्जे ले लेता है। कर्जा लेकर अब उसके पास 900 मिलियन वॉन इकट्ठा हो गए थे, और फिर वो सारा पैसा उस आदमी को दे देता है। बे जिन को लगता है कि जब वो आदमी उन पैसों को 5-6 गुना करके देगा, तो वो दूसरों का सारा कर्जा लौटा देगा और अपनी जिंदगी ऐसे जिएगा। लेकिन वो आदमी उस दिन के बाद उसको कभी दिखाई ही नहीं देता। बे जिन उसे फोन करता है और हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो आदमी तो पैसा लेकर रफू चक्कर हो गया था। अब बे जिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था, क्योंकि कर्जा लेने वाले उसके पीछे पड़ गए थे। उन्हें तो बस अपना पैसा चाहिए था, किसी भी कीमत पर। फिर बे जिन दिन रात मेहनत करता है, ऊंची ऊंची इमारतों के शीशे साफ करता है, अलग अलग दुकानों में जाकर नौकरियां करता है, ताकि बहुत सारा रुपया जोड़ सके। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ इतने ही पैसे जोड़ पाता है जितने में कम से कम लिए गए कर्जे का ब्याज ही चुकाया जा सके। अब उसके पास खुदकुशी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर बे जिन उस नदी में कूदने जा ही रहा था कि तभी उसके फोन पर ढेर सारे मैसेज आने लगते हैं, और हर एक मैसेज के साथ उसके अकाउंट में बहुत सारे रुपए भी ट्रांसफर होने लगते हैं। ये देखकर बे जिन हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कौन है जो उसके अकाउंट में इतने सारे रुपए ट्रांसफर कर रहा है। अब बे जिन कुछ और सोच पाता, इससे पहले ही वहां पर एक लंबी सी गाड़ी आ जाती है। फिर बे जिन के सामने उसका दरवाजा खुल जाता है। बे जिन समझ जाता है कि ये पैसे किसी अमीर आदमी ने भेजे हैं, और वो आदमी बे जिन से कुछ काम करवाना चाहता है। फिर वो उस गाड़ी में बैठ जाता है। वो गाड़ी बे जिन को एक बड़े से थिएटर में ले जाती है। उस जगह पर कोई भी आता जाता नहीं था। फिर बे जिन अंदर जाता है। फिर जब वो अंदर जाता है तो उसके सामने एक चिट्ठी और 1 से लेकर 8 तक कार्ड्स पड़े हुए थे। फिर वो उस चिट्ठी को पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा हुआ था, द 8 शो में आपका स्वागत है। इस शो में हिस्सा लेने के लिए किसी पढ़ाई या हुनर का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ सामने वाले के पास समय होना चाहिए बर्बाद करने के लिए। और अगर सामने वाला ऐसा कर सकता है तो उसे उन नंबरों में से एक कार्ड उठाना है। उस चिट्ठी में यह भी लिखा था कि अगर इस खेल में खेलने वाले की जान जाती है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से उसकी खुद की होगी। और अगर बे जिन ये खेल खेलना नहीं चाहता तो नंबर वाले कार्ड्स के बगल में 20 मिलियन रुपए रखे हैं, और वो उन्हें अपने साथ ले जाकर वहां से जा सकता है। फिर वो बहुत सोचता है, क्योंकि इस खेल में उसकी जान को खतरा हो सकता है। वो तय करता है कि वो ये खेल नहीं खेलेगा, और 20 मिलियन उठाकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी बे जिन के फोन पर उसकी 1 हफ्ते की मजदूरी के पैसे आ जाते हैं, पूरे 2,20,000 वॉन। उन्हें देखकर बे जिन वहीं रुक जाता है, क्योंकि उसने 1 हफ्ते में इतनी मेहनत की और फिर जाकर उसे इतने कम पैसे मिले। और ये अमीर आदमी उसे 6 मिलियन वॉन पहले ही दे चुका है, और उसको यहाँ पर बुलाने के लिए एक शानदार गाड़ी भी भेजी। अब 20 मिलियन भी मुफ्त में दे रहा है। फिर बे जिन के मन में एक ख्याल आता है कि वो तो वैसे भी अपनी जान देने ही जा रहा था, तो क्यों ना इस खेल को एक बार खेल लिया जाए, क्योंकि इस खेल को खेलने के बाद हो सकता है बे जिन का कर्जा उतर जाए और फिर वो खूब ऐश करेगा। फिर बे जिन वो 20 मिलियन वहीं पर रख देता है और 3 नंबर का कार्ड उठाता है। उसके बाद बे जिन अंदर चला जाता है। वहाँ एक बड़ी सी स्क्रीन पर 24 घंटे का टाइम सेट था। बे जिन समझ जाता है कि उसे 24 घंटे यहाँ पर रुकना है। फिर वो एक बिल्डिंग देखता है जिसमें 8 माले थे। वो समझ जाता है कि उसका माला 3 नंबर का है। जब वो कमरे में जाता है तो देखता है उसका कमरा बहुत ही छोटा था और चारों तरफ कैमरे लगे थे। वो कमरा एकदम खाली था और वहाँ पर सिर्फ 2 खिड़कियां थी, वो भी स्क्रीन के ऊपर बनी हुई थी। वो रूम चारों तरफ से बंद था और सामने एक डिलीवरी हैट लगी हुई थी, जिसके जरिए बे जिन कोई भी जरूरत का सामान मंगवा सकता था। फिर बे जिन को उसी डिलीवरी हैट से पहनने के लिए कपड़े भेजे जाते हैं। वो कपड़े थोड़े अलग टाइप के थे,
क्योंकि उनमें कोई भी पॉकेट नहीं थी। बेजिन के रूम में भी एक स्क्रीन लगी हुई थी जहां वो अपनी जीती हुई रकम देख सकता था। फिर बेजिन खुद का अकाउंट देखकर हैरान हो जाता है कि वहां पर रुकने के उसे हर एक मिनट के 30,000 वॉन मिल रहे हैं, यानी कि अगर वो 24 घंटे रुका तो 40 मिलियन वॉन से भी ज्यादा मिलेंगे। लेकिन उस खेल में एक और पहलू भी था। कमरे के अंदर कोई भी सामान नहीं था, यहाँ तक कि टॉयलेट भी नहीं थी। और अगर बेजिन को कोई भी जरूरत का सामान चाहिए तो उसे बाजार से 100 गुना ज्यादा पैसे चुकाने होंगे, यानी हर चीज के लगभग 5 लाख से 10 लाख या फिर 1 मिलियन। अब रात को बेजिन को नींद नहीं आती क्योंकि उस रूम में बहुत ज्यादा सर्दी थी और उसके पास ओढ़ने के लिए कोई चादर वगैरह भी नहीं थी। फिर उसे महंगे दाम में चादर खरीदनी पड़ती है। फिर अगली सुबह बेजिन बाकी के लोगों से मिलता है। नंबर 2, 4, 5 और 8 इनमें लड़कियां रहती थी और 1, 3, 6, 7 में लड़के। बाकी के सभी लोग भी अच्छे भले थे, बस नंबर 1 वाले को चलने में थोड़ी तकलीफ होती थी। फिर वे हाल में लगी हुई एक बड़ी सी घड़ी को देखते हैं। कल तक जिस घड़ी में 24 घंटे का समय दिखाया जा रहा था, आज उस घड़ी में 35 घंटे का समय आ चुका है। फिर सब लोग अपने कपड़े देखते हैं जो कि बहुत ही अजीब थे, जिनमें ना ही कोई कॉलर थी और ना ही कोई पॉकेट। फिर सब लोग 8 नंबर वाली लड़की के कपड़े देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। उस जगह पर एक बड़ा सा डिलीवरी हैट भी था जिससे वे सभी कुछ भी मंगवा सकते थे, लेकिन यहाँ से डिलीवरी लेने के लिए पैसे नहीं लगते थे बल्कि समय लगता था। यानी कि अगर कोई भी कुछ भी मंगवाएगा तो उसकी कीमत समय में से माइनस हो जाएगी और ये सामान रूम से मंगाए हुए सामान से थोड़ा सस्ता भी था। फिर वे सभी सोचते हैं कि अगर हम लोग मिलकर खरीदारी करेंगे तो इससे सभी को फायदा मिलेगा। फिर वे सभी कुछ जरूरत की चीजें मंगवाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वापस वे उसी जगह पर आ जाते हैं। उस समय सभी को जोरों से भूख लगी हुई थी और तेज प्यास के कारण उन सभी के हाल बेहाल हुए पड़े थे। लेकिन तभी 8 नंबर वाली लड़की कहती है कि उसके कमरे में तो 12 टिफिन आए थे और पीने के लिए 12 बोतल। सभी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उनके भी टिफिन 8 नंबर वाली को ही भेज दिए गए हैं। सभी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके हिस्से का खाना और पानी की बोतल्स 8 नंबर रूम में ही भेज दिए गए थे। फिर वो बताती है कि उन पानी की बोतल से तो वो नहा ली। ये बात सुनकर सब उसे पागल समझते हैं। फिर वो बताती है कि उसने सिर्फ एक ही टिफिन खाया है और बाकी के अभी भी रखे हुए हैं और वे लोग चाहे तो उसे खा सकते हैं। सभी इस बात से राजी हो जाते हैं, लेकिन वे सभी एक बार नंबर 8 के कमरे में जाना चाहते थे क्योंकि वे लोग उसे देखना चाहते थे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से नंबर 8 को उनसे ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। फिर जब वे उसका रूम देखते हैं तो बहुत हैरान हो जाते हैं। नंबर 8 का कमरा बहुत ही बड़ा था और उसे हर एक मिनट के कई गुना ज्यादा पैसे मिल रहे थे। फिर 7 नंबर कहता है कि उसे बस 8 नंबर से थोड़े ही पैसे कम मिल रहे हैं। इसका मतलब ऊपर वालों को पैसे ज्यादा मिल रहे थे और नीचे वालों को बहुत ही कम और 1 नंबर वाले को सबसे कम। ये जानकर सभी दुखी हो जाते हैं क्योंकि ये उनके साथ नाइंसाफी थी और पार्शियलिटी भी। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है जिसमें 8 नंबर वाली लड़की सभी को अपनी कहानी सुना रही थी। जब वो इस थिएटर में आई तो उसे ये सब एक सपने जैसा लगा। फिर उसके सामने भी वही सारे नंबर्स रखे हुए थे और फिर वो बहुत सोचने के बाद 8 नंबर को उठा लेती है। उसका रूम काफी बड़ा था लेकिन बाकी कमरों की तरह वहां पर कोई भी सामान नहीं था। नंबर 8 को हर मिनट के 3,40,000 वॉन मिल रहे थे और इतने सारे पैसे मिलने की वजह से वो बहुत सारा सामान खरीद लेती है और इसीलिए उसका रूम भी इतना सुंदर था। इस बात से सभी नाखुश थे क्योंकि ये उनके साथ नाइंसाफी थी क्योंकि नंबर 1 को केवल 10,000 वॉन ही मिल रहे थे, नंबर 2 को 20,000, नंबर 3 को 30,000, नंबर 4 को 50,000, नंबर 5 80,000, नंबर 6 1,30,000 और नंबर 7 को मिल रहे थे 2,10,000 और नंबर 8 को सबसे ज्यादा 3,40,000 वॉन। अब नंबर 7 वाला बहुत ही होशियार था। वो ये सारे आंकड़े देखकर अपने दिमाग में ही जोड़ घटाव कर लेता है और बताता है कि हर एक फ्लोर वाले इंसान को नीचे के 2 फ्लोर के पैसों को जोड़कर रकम मिलती है। जैसे नंबर 3 वाले बेजिन को देखें तो उसे 1 और 2 फ्लोर के 10,000 और 20,000 जोड़कर 30,000 मिलते हैं। इसके बाद वे सभी एक दूसरे का रूम देखने जाते हैं। सबसे छोटा रूम 1 नंबर वाले का था। फिर नंबर 7 सभी को कहता है कि चाहे उन्हें 1 मिनट के 10,000 वॉन मिले या 3,40,000, आखिर में उन सभी का मकसद एक ही होना चाहिए और वो है कि इस शो में कैसे ज्यादा से ज्यादा टिके रहना। सभी लोग नंबर 7 की बात को समझ जाते हैं और तय करते हैं कि वे सभी हर खर्चा मिल बांट कर करेंगे और जो 8 नंबर को 12 टिफिन भेजे जाते थे वो उनमें से सिर्फ 1 ही टिफिन उठाएगी और बाकी का खाना नीचे भेज देगी। ऐसे सभी लोगों को बराबर बराबर खाना मिल जाएगा।
और जो एंड में 4 टिफिन बचेंगे वो खाना वे सभी मिल बांट कर खा लेंगे। अब सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं और ऐसे ही समय गुजरने लगता है। फिर कुछ समय बाद नंबर 2 वाली लड़की की नजर हाल में लगी हुई घड़ी पर पड़ती है, जिसमें शो खत्म होने के सिर्फ 15 मिनट ही बचे थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि 8 नंबर वाली लड़की ने हॉल में से अपने लिए बहुत सारे कपड़े मंगवा लिए थे और इसके कारण उनका टाइम माइनस हो गया। ये देखकर सब लोग 8 नंबर वाली लड़की पर गुस्सा होने लगते हैं और उससे झगड़ने लगते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उनका सारा समय खत्म होने वाला था और अब वे लोग इस शो में और नहीं खेल पाएंगे। लेकिन तभी नंबर 8 उन्हें बताती है कि वे लोग शो का समय बढ़ा सकते हैं, बस उन्हें इस बिल्डिंग की सीढ़ियां उतरनी चढ़नी होंगी, इससे समय अपने आप ही बढ़ जाएगा। नंबर 8 सभी को बताती है कि जब वे लोग उसके कमरे में आए तब उसने ये बात नोट की थी। सभी को ये बात एकदम मूर्खता भरी लगती है, लेकिन समय बहुत कम था, इसलिए वे लोग जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने चढ़ने लगते हैं। कुछ देर सीढ़ियां चढ़ने के बाद उनका समय 24 घंटे फिर से बढ़ जाता है। अब सभी के मन में एक बात घर कर जाती है कि सीढ़ियां चढ़ने उतरने से शो के समय को बढ़ाया जा सकता है। अब सभी लोग उस शो के समय को बढ़ाने में लग जाते हैं। वे 4-4 लोगों की 2 टीमें बना लेते हैं। अब नियम यह था कि पहले दिन पहले 4 लोग मेहनत करेंगे और उसके अगले दिन बचे हुए 4 लोग सीढ़ियां चढ़ेंगे उतरेंगे। और दूसरा नियम उन्होंने ये बनाया था कि जो 4 टिफिन उन्हें ज्यादा मिलेंगे वो 4 टिफिन मेहनत करने वाले 4 लोग ही खाएंगे। इससे ये फायदा होगा कि मेहनत करने वालों को उस दिन 2 समय खाना मिल पाएगा और ना मेहनत करने वाले 4 लोगों को 1 समय का। अब नियम के अनुसार सभी लोग हर रोज काम करने लगते हैं, लेकिन नंबर 1 के पैरों में तकलीफ होने की वजह से वो ज्यादा सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता। कुछ लोगों को इस बात से तकलीफ होती है और कुछ लोगों को नंबर 1 से सहानुभूति होती है। तभी 1 नंबर के सीढ़ियां ना चढ़ पाने की वजह से उसे दूसरा काम दे दिया जाता है। अब नंबर 1 को सभी कमरों की गंदगी अपने रूम में रखनी पड़ती है और उसे हर रोज साफ भी करना पड़ता है। अब उनका ये काम हर रोज जारी रहता है, लेकिन कुछ समय बाद सीढ़ियां चढ़ने उतरने से समय बढ़ना बंद हो जाता है। अब एक तो नंबर 8 ने पहले ही थक जाने की वजह से सीढ़ियां उतरने चढ़ने से मना कर दिया था और ऊपर से अब समय बढ़ना भी बंद हो गया था। फिर सभी लोग परेशान होकर तेज सीढ़ियां चढ़ने उतरने लगते हैं, लेकिन रास्ते में नंबर 4 वाली लड़की को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। फिर वे सभी 4 नंबर को नीचे लेकर आते हैं। 5 नंबर वाली लड़की को एक दवा का पता था जिससे मिर्गी के दौरे ठीक हो सकते थे, क्योंकि वो पहले नर्स का काम किया करती थी। फिर नंबर 2 तुरंत ही वो दवा मांगने के लिए हॉल में लगी हुई डिलीवरी विंडो के पास जाती है, लेकिन नंबर 6 वाला आदमी उसे रोकने लगता है। नंबर 6 वाला कहता है कि दवा मंगाने से ये समय और भी कम हो जाएगा और वैसे भी इसके पास समय नहीं बचा है। फिर 2 नंबर को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए नंबर 6 इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। फिर उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। फिर बेजिन और बाकी के सभी लोग उस हाथापाई में शामिल हो जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे बेजिन वो दवाई मंगवा ही लेता है। जब हाथापाई रुकती है तो वे लोग देखते हैं कि समय अब 24 घंटे बढ़ चुका है, जबकि उन्होंने तो सीढ़ियां भी नहीं चढ़ी थी। अब 7 नंबर समझ जाता है कि ये शो बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं और जब उन दर्शकों को मजा आता है तो समय अपने आप बढ़ने लगता है। इसीलिए तो वहां पर हर तरफ कैमरे लगे हुए थे। तभी मेन डिलीवरी विंडो में से दवा आ जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। 3rd एपिसोड की शुरुआत भी फ्लैशबैक से होती है। ये बात तब की है जब नंबर 7 इस थिएटर में आया था। वो बहुत सोचने के बाद 7वां नंबर चुनता है और अपने कमरे में चला जाता है। 7 नंबर अपने कमरे में जाते ही सबसे पहले कागज पर पूरे कमरे का नक्शा बनाता है। वहाँ कितने कैमरे लगे हैं और कमरे में क्या क्या है, उन सभी चीजों की वो ड्राइंग बना लेता है। अब कहानी वापिस प्रेजेंट में आती है। सभी लोग हाल में खड़े 7 नंबर की बात पर विचार कर रहे थे। सभी को 7th फ्लोर की बात सही लगती है। अब वे सभी सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे दर्शकों को मजा आए। अब 7th फ्लोर हर 3-4 घंटे में 3rd फ्लोर से मिलने के लिए आता है। बेजिन और नंबर 7 आपस में बैठकर बातें करते हैं और सिगरेट पीते हैं। बेजिन को भी पता था नंबर 7 बहुत समझदार है और इसीलिए वो उस पर भरोसा भी करता था। फिर सभी से सलाह मशवरा करने के बाद ये तय होता है कि सभी के सभी 8 लोग अपनी अपनी खूबियां, अपने टैलेंट हाल में आकर कैमरों के आगे दिखाएंगे, जिससे शो देख रहे लोगों को मजा आए और उन्हें ज्यादा समय मिले। तभी टैलेंट दिखाने की पहली शुरुआत होती है नंबर 7 से। 7th फ्लोर एक बांसुरी जैसा रिकॉर्डर ऑर्डर करता है और अपनी नाक की हवा से उसे बजाता है। नंबर 7 की यह कला देखकर बाकी के 7 लोग हैरान रह जाते हैं और घड़ी में 20 घंटे का समय भी बढ़ जाता है। फिर नंबर 7 के कमाए हुए समय की वजह से बाकी के लोगों को थोड़ा समय मिल जाता है, ताकि वे लोग अपनी अपनी खूबियों को बढ़ा सकें और सबके आगे दिखा सकें। लेकिन जाने से पहले नंबर 7 सभी को रोक देता है। वो कहता है कि अब उन्हें ये तय कर लेना चाहिए कि उन्हें यहाँ कब तक रुकना है।
फिर वो इस बात का फैसला फर्स्ट फ्लोर पर छोड़ देता है क्योंकि उसे सबसे कम पैसे मिल रहे थे। फिर फर्स्ट फ्लोर से बात करने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि वे लोग यहाँ पर 2 महीने रुकेंगे और इसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। फिर कुछ देर तैयारी करने के बाद सब लोग हॉल में आ जाते हैं। सभी अपने अपने हुनर को प्रदर्शित करने लगते हैं। नंबर 2 वाली लड़की गुस्सैल होने के साथ साथ बहुत ताकतवर थी। वो सबके सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है। नंबर 6 वाला आदमी वो भी ताकत का ही प्रदर्शन करता है। नंबर 4 और 5 दोनों गाना गुनगुनाते हैं, लेकिन 4 नंबर के गाने से केवल 1.5 घंटे ही बढ़ते हैं, जबकि बाकी सभी के टैलेंट से लगभग 10 से 15 घंटे बढ़े थे। अब केवल 3 लोग बच जाते हैं, 3rd फ्लोर, 1st फ्लोर एंड 8th फ्लोर। उस समय बेजिन बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसे तो कुछ भी नहीं आता था, उसके अंदर कोई भी हुनर नहीं था। लेकिन फिर भी बेजिन हिम्मत करके जाता है और अपना एक डांस सभी के सामने पेश करता है, लेकिन वो डांस एकदम बेकार था, जिसके कारण केवल 18 मिनट ही बढ़ते हैं। इसके बाद 1st फ्लोर अपनी कला दिखाता है। उसका एक पैर काम नहीं करता था, इसलिए वो ज्यादा चलने फिरने वाले एक्ट नहीं कर सकता था। फिर वो एक जोकर की नकल करता है। उसकी एक्टिंग इतनी शानदार थी कि सबसे ज्यादा समय उसी के टैलेंट से बढ़ता है, पूरे 30 घंटे। अब आखिरी बारी थी 8th फ्लोर की, यानी 8 नंबर की। 8 नंबर वाली लड़की कहती है कि उसे केवल एक ही टैलेंट आता है और वो है शाकालाका बूम बूम, और यही उसकी खूबी है। कुछ लोगों को इस टैलेंट से एतराज था क्योंकि ये काम इस शो में करना मना हो सकता है, लेकिन 6 नंबर वाला आदमी तो 1 नंबर का ठरकी था। फिर 8th फ्लोर वाली लड़की उसे अपने कमरे में ले जाती है और फिर वे दोनों वहाँ पर जाकर शाकालाका बूम बूम करते हैं। रूम में लगे कैमरों की वजह से सभी दर्शक उनको देख रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि 8th फ्लोर की इस कला के कारण 70 घंटे बढ़ जाएंगे। जब सभी लोग अपना टैलेंट दिखा देते हैं तो 1st फ्लोर कचरे को लेकर बात करता है क्योंकि अब उन्हें सीढ़ियां नहीं चढ़नी थी, इसलिए सबको अपना अपना कचरा अपने ही पास रखना होगा। सभी लोग 1 नंबर की परेशानी को समझ जाते हैं। फिर कुछ देर बात करने के बाद नतीजा ये निकलता है कि चुनाव किया जाएगा। जिस भी फ्लोर को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसी के कमरे में ये कचरा रखा जाएगा। लेकिन बेजिन इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था क्योंकि वो जानता था कि उसने अपने टैलेंट से केवल 18 मिनट ही बढ़ाए हैं और ज्यादातर लोग कचरा रखने के लिए उसी को वोट देंगे, लेकिन उसको छोड़कर बाकी सभी वोटिंग के लिए राजी थे। अब मजबूरी में बेजिन को भी ये रास्ता अपनाना पड़ता है। फिर 7 नंबर दोबारा बेजिन के कमरे में जाकर उससे बात करता है। नंबर 7 बेजिन से कहता है कि वो 8th फ्लोर को वोट देगा क्योंकि उसी के पास सबसे ज्यादा जगह है। तभी नंबर 4 भी बेजिन के रूम में आ जाती है और वो भी यही कहती है कि वो 8 नंबर को वोट देगी। अब चुनाव करने का समय आ जाता है। नंबर 3 यानी बेजिन और 8 नंबर के बीच 3-3 वोट से बराबरी हो जाती है। 7वां वोट खाली था और 8वें वोट में 8th फ्लोर लिखा हुआ था। इसका मतलब सभी का कचरा 8th फ्लोर में रखा जाएगा और सभी लोग टॉयलेट भी 8 नंबर के कमरे में ही जाकर करेंगे क्योंकि डिलीवरी हेड ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती, इसलिए वो अपना वेस्ट ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। उस समय 8 नंबर कुछ नहीं कहती और उनके चुनाव के निर्णय को मंजूर कर लेती है। बेजिन को भी इस बात पर हैरानी हो रही थी और उसको ये भी पता था कि नंबर 6 और 8 ने उसी को वोट दिया है क्योंकि 6 नंबर उससे चिढ़ता था और 8 नंबर वही करेगी जो 6 उसे करने को कहेगा। लेकिन उसको मिला तीसरा वोट किसका था वो उसे कंफर्म नहीं था, लेकिन उसको 4th फ्लोर वाले पर शक था। उसे लगता है कि हो सकता है 4th फ्लोर ने उसके साथ धोखा किया हो, लेकिन असल में वो वोट 7th फ्लोर ने ही किया था। अब वो ऐसा क्यों करता है इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। तभी 4th फ्लोर टॉयलेट जाने के लिए 8th फ्लोर से उसके कमरे की चाबी मांगती है, लेकिन 8th फ्लोर चाबी देने से मना कर देती है। अब वो अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। वो किसी को भी अपने कमरे की चाबी नहीं देती और उसे पैसा सबसे ज्यादा मिल रहा था, इसलिए अहंकार में वो सभी को कहती है अपनी अपनी औकात में रहो। सभी को लग रहा था कि कुछ समय बीत जाने के बाद 8th फ्लोर मान जाएगी, लेकिन 8th फ्लोर अब सबको खाना भेजना भी बंद कर देती है। जो 12 टिफिन सबसे पहले 8th फ्लोर को भेजे जाते थे, 8th फ्लोर उन सब में से सारा खाना निकाल लेती थी और खाली टिफिन नीचे भेज देती थी। 8th फ्लोर की इस हरकत से सब लोग उससे नाराज थे और इसी के साथ 3rd एपिसोड का एंड हो जाता है। 4th एपिसोड की शुरुआत भी फ्लैशबैक से होती है जब 4 नंबर उस जगह पर आई थी। वो कुछ देर सोचती है और फिर 4 नंबर का कार्ड उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। सब लोगों का भूख के मारे बुरा हाल हुआ पड़ा था। 8th फ्लोर ने 2 दिन तक किसी को भी खाना नहीं दिया। सभी की भूख इतनी बढ़ जाती है कि अब वे मरने की हालत में आ गए थे। तभी 2 नंबर ये शो छोड़कर जाने लगती है, लेकिन 1 नंबर उसके पाँव में गिर जाता है। वो नंबर 2 से कहता है कि जब तक उसके पास 1 बिलियन जितनी रकम नहीं हो जाती
जाती, तब तक वो ये शो छोड़कर नहीं जा सकता। अब बेजिन से भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो सभी का कचरा रखने के लिए मान जाता है। 4 नंबर बेजिन की हमदर्द बनती है और कहती है कि आधा कचरा वो भी रखेगी। अब मजबूरी में आकर सभी को 8th फ्लोर से माफी मांगनी पड़ती है और सभी लोग उसे यकीन दिलाते हैं कि जो भी 8 नंबर कहेगी सब लोग वही करेंगे। सभी की बातें सुनने के बाद 8 नंबर उन्हें वापस से खाना भेजना शुरू कर देती है। अब बेजिन को लग रहा था कि 4 नंबर आधा कचरा अपने पास रख रही है, लेकिन 4 नंबर तो एक भी कचरा अपने पास नहीं रखती। जब सभी लोग भूख के मारे बेहाल हो रहे थे, उस समय नंबर 8 ने एक नया खेल सोच लिया था। अब नया खेल ये था कि एक बॉक्स में 8 छोटी छोटी बॉल्स डाली जाएगी। उनमें से 7 बॉल्स में 1 से लेकर 7 तक नंबर लिखे जाएंगे और 8वीं बॉल में के लिखा जाएगा, यानी किंग। फिर सभी लोग एक एक बॉल उठाएंगे और जिसके पास भी किंग वाली बॉल आएगी वो किसी भी 2 लोगों से कुछ भी करवा सकता है। सभी लोग इस खेल को खेलने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन हर बार किंग वाली बॉल या तो 8 नंबर के पास आती थी या फिर 4 नंबर के पास। नंबर 8 के पास जब जब भी किंग वाली बॉल आती थी वो सामने वालों से कोई न कोई अश्लील काम ही करवाती थी, जैसे फर्स्ट फ्लोर और 5th फ्लोर का आपस में किस करना। फिर नेक्स्ट टाइम जब 8 नंबर फिर से किंग बनती है तो वो 2nd फ्लोर और 6th फ्लोर को आपस में किस करने के लिए कहती है। अब 2 नंबर ठहरी गुस्से वाली, उसका स्वभाव एकदम लड़ाकू था, इसलिए वो ये काम करने से साफ साफ मना कर देती है। फिर वो कहती है कि उसे ऐसा काम मिलना चाहिए जो ताकत से भरा हो। फिर 8 नंबर अपने दिए हुए काम को बदल देती है और नया काम देती है। वो नंबर 2 को कहती है कि अब उसे 6 नंबर से लड़ना होगा और ये लड़ाई तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक सामने वाला हार ना मान ले। अब 6 नंबर वाला आदमी भी गुस्सैल और बदतमीज था, वो तुरंत ही इस काम को स्वीकार कर लेता है। फिर उन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन 2nd फ्लोर एक बेहतरीन लड़ाकू थी। वो 6 नंबर को लहूलुहान कर देती है, लेकिन नंबर 2 के हाथ में चोट लगी हुई थी और ये चोट तब लगी थी जब 2 नंबर ने अपना टैलेंट दिखाने के लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। उस समय घूसा मारने के चक्कर में 2 नंबर के हाथ में चोट लग गई थी और इसी बात का फायदा 6 नंबर उठाता है। 6 नंबर को काफी मार पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो खड़ा हो जाता है और 2 नंबर का हाथ तोड़ देता है। उसके बाद 6 नंबर 2nd नंबर को जानवरों की तरह मारता है। फिर सभी लोग 6 नंबर को पकड़ने लगते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता और 2nd फ्लोर का मुंह तोड़ देता है। ये सब देखकर सभी लोग उससे डर जाते हैं, लेकिन 8th नंबर को तो बहुत मजा आ रहा था और इस फाइट के कारण उनका टाइम 50 घंटे बढ़ जाता है। अब इस फाइट के बाद इस खेल के नियम थोड़े बदल दिए जाते हैं और नए नियम बनाए जाते हैं। नए नियम ये थे कि अब जो भी किंग बनेगा वो सामने वाले से लड़ाई नहीं करवाएगा और अगर सामने वाले ने दूसरा काम करने से मना कर दिया तो उसे सजा के तौर पर एक बिजली का झटका दिया जाएगा। सब लोग इन नए नियमों से एग्री कर जाते हैं और बिजली के झटके का पहला शिकार बेजिन बनता है, क्योंकि नंबर 8 एक बार फिर से किंग बन जाती है और इस बार भी वो अश्लील टास्क करवाती है। वो नंबर 3 को 5th नंबर की छाती दबाने के लिए कहती है। 5 नंबर को भी इस बात से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन बेजिन घबरा जाता है क्योंकि उसने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया था। वो इस काम को ना करने के बदले बिजली का झटका खाने के लिए तैयार हो जाता है। बेजिन को लग रहा था कि ये एक मामूली सा झटका होगा, लेकिन झटका इतना तेज था कि बेजिन वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसका बाथरूम निकल जाता है। हर रोज ये खेल चलता रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद नीचे वाले फ्लोर के लोगों ने ये बात पकड़ ली थी कि उनके साथ बेईमानी हो रही है। हर बार झटका नीचे के फ्लोर वाले लोगों को ही मिलता है और किंग भी हर बार 2 ही लोग बनते हैं, या तो 8th नंबर या फिर 4th नंबर। तभी 7th फ्लोर रात के समय 4th फ्लोर को रंगे हाथों पकड़ लेता है। 4th फ्लोर किंग वाली बॉल के ऊपर एसीटोन लगा रही थी ताकि किंग वाली बॉल थोड़ी चिपचिपी हो जाए, फिर या तो वो या फिर 8th नंबर आसानी से उस बॉल को उठा सके। तभी अगले दिन किंग 1 नंबर बनता है। फिर वो सजा के लिए 7th और 8th फ्लोर को चुनता है। फिर इन दोनों में सिक्का उछाला जाता है। नियम ये था कि हेड एंड टेल के खेल में जो भी हारेगा उसे बिजली का झटका खाना पड़ेगा। तभी 8th फ्लोर हार जाती है। सब लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि 8th फ्लोर को बिजली का झटका पड़ने वाला था और ये मौका कोई भी गंवाना नहीं चाहता था। अब उसे पता चलेगा कि झटका खाने का दर्द क्या होता है। तभी 7th फ्लोर 8th फ्लोर को झटका देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन 6 नंबर 7th फ्लोर को लात मार देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि 8 नंबर को झटका लगे, क्योंकि वो उस पर जान छिड़कता था और इसीलिए वो 8th फ्लोर का साथ देता है। फिर वो 8 नंबर को झटका देने के बजाय 7 नंबर को ही झटका दे देता है और इसी के साथ 4th एपिसोड का भी एंड हो जाता है। 5th एपिसोड की शुरुआत भी एक फ्लैशबैक से होती है। उस समय से जब 6 नंबर थिएटर में आया था। 6 नंबर ज्यादा कुछ नहीं सोचता, वहाँ कुछ कार्ड्स पहले से ही चुने जा चुके थे, इसलिए वो 6 नंबर का कार्ड उठाता है और अपने कमरे में चला जाता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। 4th फ्लोर पहले से ही ऊपर वाले फ्लोर्स की तरफ हो चुकी थी और वे लोग 7th फ्लोर को भी समझा बुझाकर अपनी तरफ कर लेते हैं। 5th फ्लोर अच्छी थी, वो उनकी तरफ नहीं जाती। अब वे सभी मिलकर नीचे के फ्लोर वालों पर तानाशाही करने लगते हैं। अब फिर से नए नियम बनाए जाते
जाते हैं कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर ये चारों ही मेहनत करके समय कमाएंगे और ऊपर के फ्लोर वाले लोग आराम करेंगे। अगर ये नियम मान्य नहीं किए गए तो नीचे के फ्लोर वालों को खाना नहीं दिया जाएगा। तभी सिक्स्थ फ्लोर सभी के कमरों में से फोन तोड़ देता है ताकि वे लोग डिलीवरी हेड से कोई भी हथियार ना मंगवा सके। वे हॉल में बने मेन डिलीवरी हेड में भी ताला लगा देते हैं। अब वे चारों फंस चुके थे क्योंकि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वे लोग उन्हें खाना नहीं देंगे और जब तक घड़ी में समय बचा हुआ है तब तक वे लोग शो नहीं छोड़ सकते। अब बदमाशों के साथ मिलकर सेवंथ फ्लोर का स्वभाव भी उनके ही जैसा हो गया था। बेजिन को जिस आदमी पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने उनको धोखा दिया, लेकिन सेवंथ फ्लोर भी मजबूर था क्योंकि अगर वो उनका साथ नहीं देता तो उसे भी मेहनत करनी पड़ती। अब कुछ और नए नियम बनाए जाते हैं। पहला नियम ये था कि नीचे के फ्लोर वाले लोगों को हर रोज 24 घंटे कमाने होंगे और उनके खेले जाने वाले खेल क्या होंगे ये ऊपर के फ्लोर वाले ही तय करेंगे। और दूसरा नियम ये था कि अगर खेल के जरिए नीचे के फ्लोर वाले लोग समय कमाते हैं तो उन्हें एक सिक्का दिया जाएगा और 2 सिक्कों के बदले उन्हें एक समय का खाना और पानी मिलेगा। अब नीचे के फ्लोर वाले लोग मजबूर हो जाते हैं क्योंकि सिक्स्थ फ्लोर के पास हथियार था, उसकी वजह से वे लोग कुछ भी नहीं कर पाते। अब ये खेल पहले से भी कई ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब उनके द्वारा खेले जाने वाला पहला खेल था छुपन छुपाई। इस खेल के नियम ये थे कि नीचे के फ्लोर वाले लोगों के शरीर का एक एक अंग बांध दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें छुपने को कहा जाएगा। फिर सिक्स्थ फ्लोर जिस किसी को भी पकड़ेगा वो उसे बुरी तरह से पीटेगा। सभी के शरीर का एक अंग बांध दिया जाता है। फर्स्ट फ्लोर के हाथ, सेकंड फ्लोर की आंखें, थर्ड फ्लोर की गर्दन और फिफ्थ फ्लोर के पैर। तभी 6 नंबर वाला आदमी अपना पहला शिकार 1 नंबर को बनाता है। वो उसको इतनी बुरी तरह से मारता है हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके बाद बारी आती है फिफ्थ फ्लोर और सेकंड फ्लोर की। सेकंड फ्लोर की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, फिर भी वो नंबर 6 को अपने बगल में ही महसूस करती है और उसे एक घूसा जड़ देती है। फिर 2 नंबर की इस हरकत के कारण 6 नंबर उसे बहुत ज्यादा मारता है। तभी 3 नंबर ये खेल जीत जाता है, लेकिन हारने वालों को सजा मिलनी अभी बाकी थी क्योंकि इतनी पिटाई उन दरिंदों के लिए काफी नहीं थी। अब सजा ये थी कि जो खेल जीता है उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और उसके हाथों में एक मोटा सा डंडा दे दिया जाएगा और जो 3 लोग हारे हैं उनको बांधकर जीते हुए व्यक्ति के अगल बगल में खड़ा कर दिया जाएगा। जीता हुआ व्यक्ति खूब तेजी से घूमेगा और उस डंडे को चलाएगा। अब ये डंडा जिसको भी लगेगा समझो उसे ही सजा मिल गई। अब बेजिन ये खेल जीता था इसलिए ये काम उसी से करवाया जाता है और सबसे पहले सजा मिलती है फर्स्ट फ्लोर को। अब इस तरह के खेल हर रोज खेले जाने लगे। अब हर रोज 25 से 30 घंटे कमाने के लिए नीचे वाले फ्लोर्स को अपना खून बहाना पड़ता था। उनको वहाँ पर इतना दर्द सहना पड़ता था जैसे उनको कोई नर्क में सजा मिल रही हो। अब नीचे के फ्लोर वाले लोग हार चुके थे। अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि इससे बेहतर तो मौत ही उनको आ जाए, इसलिए वे सभी बगावत पर उतर आते हैं। फर्स्ट फ्लोर अपने एक संदेश के जरिए अपने बाकी साथियों को बता देता है कि अब क्रांति का समय आ चुका है। वे सभी तय करते हैं कि अगली सुबह सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर डिलीवरी हैट में बैठकर फर्स्ट फ्लोर के पास आ जाएंगे और फिर सभी साथ मिलकर उन दरिंदों के खिलाफ लड़ेंगे, फिर चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन इसमें भी एक समस्या थी। डिलीवरी हैट में एक समय में एक ही व्यक्ति बैठ सकता था और 3 नंबर कब 1 नंबर के पास आएगा ये सेकंड फ्लोर को पता कैसे चलेगा, क्योंकि उनके कमरे में तो कोई घड़ी भी नहीं थी जिससे सही समय देखकर वे लोग अंदाजा लगा सके। अगले दिन जानलेवा खेल खत्म होने के बाद सभी लोग जब अपने रूम में जा रहे थे तब 7th फ्लोर इशारे में बेजिन को बताता है कि जब डिलीवरी हैट नीचे जाती है तो वो आवाज करती है। बेजिन को कुछ समझ में नहीं आता कि 7th फ्लोर के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि एक तरफ तो ये सारे जानलेवा खेल 7th फ्लोर ने ही बनाए थे जो उनको खेलने पड़ रहे थे और दूसरी तरफ वो उन्हें बगावत करने के लिए भी उकसा रहा था। तभी 7th फ्लोर के इशारे से 2 नंबर और 3 नंबर फर्स्ट फ्लोर के कमरे में आ जाते हैं। इसके बाद 1 नंबर पेट दर्द का नाटक करके ऊपर वाले फ्लोर के लोगों को अपने रूम में बुलाता है। 6 नंबर वाला आदमी जब डंडा लेकर अंदर देखने के लिए जाता है तो मौके का फायदा उठाकर तीनों उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन 6 नंबर के हाथ में डंडा था इसलिए उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। वो तीनों को पीटकर नीचे गिरा देता है और 8th फ्लोर वाली से शॉकिंग गन मंगवाता है। फिर जैसे ही 6 नंबर हाथ में बंदूक लेता है तो 7 नंबर जोर से चिल्लाता है, मारो इसे। 7th फ्लोर ने पिछली रात ही उस बंदूक में से सेल निकाल लिए थे जिसकी वजह से वो बंदूक अब काम नहीं कर रही थी। तभी 2nd फ्लोर तुरंत ही खड़ी होती है और एक जोरदार घूसा 6 नंबर के मुंह पर मारती है। फिर 6 नंबर वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है और इसी के साथ 5th एपिसोड का एंड हो जाता है। 6th एपिसोड की शुरुआत भी फ्लैशबैक से होती है। दरअसल 2 नंबर इस जगह पर अपनी किस्मत बदलने के लिए आई थी। जब वो यहाँ पर आई तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था
क्योंकि अब वहाँ पर सिर्फ एक ही कार्ड बचा था और वो था 2 नंबर। फिर वो उस कार्ड को उठाती है और अपने रूम में जाकर कसरत करने लगती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। नीचे के फ्लोर वाले लोगों ने मिलकर ऊपर के फ्लोर वाले लोगों को बांध दिया था। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ लोगों के अंदर अपनी भड़ास भरी थी, जिनको वो शब्दों के रूप में बयान भी नहीं कर सकते थे। सबसे ज्यादा दुख 1 नंबर को था, क्योंकि एक तो उसे पैसे कम मिल रहे थे और ऊपर से उसने दर्द भी सबसे ज्यादा झेला था। उसका दिल कर रहा था कि वो जी भरकर 6 नंबर वाले की पिटाई करे, लेकिन मारने से पहले ही उसके हाथ रुक जाते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा नहीं है, वो दिल का अच्छा है। फिर वे 7th फ्लोर वाले को भी बांध देते हैं, क्योंकि ये सारे जानलेवा खेल उसी ने ही बनाए थे। लेकिन कुछ समय बाद वे 7th फ्लोर वाले को खोल देते हैं, क्योंकि अगर वो हेल्प नहीं करता तो आज भी शायद वे सभी उन दरिंदों के इशारे पर नाच रहे होते। फिर वे उन सभी फ्लोर्स वालों को उनके रूम में छोड़ आते हैं और उनके हाथ, पांव और मुंह भी बांध देते हैं। अब ये नीचे के फ्लोर वालों के लिए जश्न मनाने का समय था। फिर वे सभी 8 नंबर को उसके कमरे में छोड़ने जाते हैं और फिर वहीं पर जश्न मनाते हैं। उस कमरे में बहुत सारी खूबसूरत चीजें थी, जिसको उसने नीचे के फ्लोर वाले लोगों के खून पसीने से कमाए हुए समय से खरीदी थी। फिर वे 5 लोग बैठकर 8 नंबर के कमरे में दावत मनाते हैं, पेट भरकर खाना खाते हैं और उसके बाद आराम करते हैं। वे लोग 8 नंबर से पूछकर उसके कुछ पैसे भी खर्च करते हैं, ताकि अपने लिए शराब बनाने का सामान मंगवा सके, और फिर उसके बाद वे शराब पीते हैं। उन 5 को ऐसा लग रहा था जैसे वे एक नर्क से निकलकर जन्नत में आ गए हों। अब सब मिलकर ये तय करते हैं कि अब उनको ये शो खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत गलत किया है और जो थोड़ी बहुत इंसानियत बची थी उसे लेकर वे लोग यहाँ से चले जाएंगे, तभी सबका भला हो पाएगा। लेकिन फर्स्ट फ्लोर इस बात से सहमत नहीं था, क्योंकि उसे 1 बिलियन जितनी रकम जोड़नी थी और उसे जोड़ने के लिए कम से कम उन्हें यहाँ पर 12 दिन और रुकना था। सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की भावनाओं को समझती है और उसे कहती है कि जितने पैसे 1 बिलियन होने में कम है उतने पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। अब फर्स्ट फ्लोर वाला खुश हो जाता है और सभी वहाँ से जाने की तैयारी में लग जाते हैं। तय किया जाता है कि जो लोग बंधे हुए हैं उन्हें जाने से कुछ घंटे पहले खोल दिया जाएगा और उसके बाद वे सभी उस शो से विदा लेंगे। अब उनके पास केवल 9 घंटे बचे थे। इन सभी के मन में बड़ी बड़ी ख्वाहिशें थी। वे सभी ये सोच रहे थे कि बाहर जाकर वे लोग इतना पैसा खर्च कहाँ करेंगे। फिर वे सभी सो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद सेकंड फ्लोर चिल्ला चिल्लाकर सभी को बाहर बुलाती है। फिर जैसे ही वे बाहर आते हैं घड़ी को देखकर हैरान हो जाते हैं। कुछ समय पहले घड़ी में सिर्फ 9 ही घंटे बचे थे, लेकिन अब उस घड़ी में 45 घंटे हो गए थे। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये समय आखिर बढ़ा कैसे। 3 लोग तो बंधे हुए हैं, यानी कि उन 5 में से ही किसी ने कुछ किया है जिसकी वजह से समय बढ़ गया है। फिर सेकंड फ्लोर सभी को चिल्लाकर पूछती है कि उन सब में से किसने समय को बढ़ाया है, लेकिन सभी लोग ये कहते हैं कि वे तो अपने कमरे में आराम कर रहे थे। इसके बाद वे 5 लोग बंधे हुए लोगों को देखने जाते हैं। फिर 4, 6 और 8 के कपड़े उतार कर देखा जाता है, लेकिन किसी के शरीर पर कोई भी घाव नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था कि समय अगर बढ़ा तो बढ़ा कैसे। फिर वे सभी अपने रूम में चले जाते हैं। अब उनके पास सिर्फ 12 घंटे बचे थे, लेकिन तभी 4th फ्लोर के चिल्लाने की आवाज आती है। वे सभी जब उसके रूम में जाकर देखते हैं तो उसके मुंह से खून निकल रहा था। किसी ने उसका दांत उखाड़ लिया था। फिर सेकंड फ्लोर उससे पूछती है कि ये सब किसने किया है, लेकिन 4th फ्लोर को खुद भी नहीं पता था कि ये सब किसने किया है। कल रात जब वो सो रही थी तभी किसी ने उसका दांत उखाड़ लिया था और अंधेरा होने की वजह से वो किसी को देख नहीं पाई। अब सभी का दिमाग घूम जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्योंकि बाहर का कोई भी आदमी अंदर आ नहीं सकता। इसका मतलब इन 5 में से ही कोई है जो ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि बाकी के 3 तो बंधे हुए हैं। फिर बेजिन सोचने लगता है कि समय तो कल भी बढ़ा था, लेकिन कल तो ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। तभी उसके दिमाग में अचानक से एक बात आती है। फिर वो दौड़ता हुआ 6 नंबर के रूम में जाता है। तभी बाकी सभी भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। फिर वो 6 नंबर के जूते उतार कर देखता है। किसी ने उसके पाँव के नाखून निकाल दिए थे और उसके मुंह में पट्टी बंधे होने की वजह से वो चिल्ला भी नहीं पाया। अब ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। अब वे सभी एक दूसरे के ऊपर ही शक करने लगते हैं और इसके बाद वे अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तभी 2 नंबर फ्लोर सभी के रूम के बाहर ताला लगा देती है, जिससे कोई भी अपने रूम से बाहर ना निकल सके। उसका ये तरीका सभी को गलत लगता है, लेकिन उसकी भावना अच्छी थी, क्योंकि अगर कोई अपने रूम से बाहर निकलेगा ही नहीं तो समय भी बढ़ेगा नहीं। तभी 2 नंबर एक गलती कर देती है। वो 5 नंबर को बंद नहीं करती, क्योंकि बंधे हुए लोगों की देखभाल उसे ही करनी थी। फिर 2 नंबर कमरे में बंद सभी लोगों को खाना पहुंचा देती है और समय के खत्म होने का इंतजार करती है। 5 नंबर भी बंधे हुए लोगों की देखभाल करती है और उनकी हालत देखकर उसे रोना भी आता है, क्योंकि वे तीनों
काफी समय से बंधे हुए थे और 5 नंबर को उन पर तरस आने लगता है। फिर वो 2 नंबर से बात करने के लिए जाती है और उन्हें छोड़ देने के लिए कहती है, क्योंकि अब तो वे लोग यहाँ से जाने ही वाले हैं और उन्हें ये सारे गिले शिकवे माफ कर देने चाहिए। 2 नंबर 5th नंबर की भावनाओं को समझ जाती है और दोनों लड़कियों को खोल देती है, लेकिन वो 6 नंबर को नहीं खोलती। फिर जब 5 नंबर 6 नंबर के रूम में जाती है तो देखती है कि उसको अभी तक नहीं खोला गया है। फिर वो 6 नंबर से पूछती है, क्या 2 नंबर तुम्हें खोलने नहीं आई? क्योंकि उसने 4 नंबर और 8 नंबर को तो खोल दिया है, लेकिन 6 नंबर वाला आदमी अपना दिमाग चलाता है और 5 नंबर को अपने झांसे में ले लेता है। वो कहता है कि 2 नंबर वाली मुझे मारना चाहती है, अभी वो थोड़ी देर में यहाँ पर हथियार समेत आएगी और मुझे मार देगी। फिर वो 5 नंबर के कंधे पर सिर रखकर रोने लगता है। उसको देखकर 5 नंबर को भी रोना आ जाता है और वो उसकी बातों में फंसने लगती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड की शुरुआत भी फ्लैशबैक से होती है। वो समय जब 5 नंबर इस थिएटर में आई थी। 5 नंबर कुछ ज्यादा नहीं सोचती, वो अपना कार्ड उठाती है और सीधा अपने रूम में चली जाती है। ये बहुत ही सीधी लड़की थी जो आसानी से दूसरों पर विश्वास कर लेती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। 6 नंबर 5 नंबर वाली लड़की को अपने झांसे में ले लेता है और ऐसा नाटक रचता है जैसे वो उससे प्यार करने लगा है। फिर जैसे ही 5 नंबर उसकी रस्सियां खोलती है, वो दरिंदा अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। अब वो एक एक करके सभी को बांध देता है। अब वापस से 4, 6 और 8 नंबर का गुंडा राज शुरू हो जाता है। तभी 6 नंबर मेन डिलीवरी हार्ट से एक असली बंदूक मंगवाता है और उसके साथ 4 गोलियां भी। फिर 6 नंबर सभी से पूछता है कि उसके पांव से नाखून किसने निकाले, लेकिन सभी ये कहते हैं कि उन्हें नहीं पता। अब वो फिर से नया खेल रचता है। खेल के नियम ये थे कि 6 नंबर बंदूक में एक गोली डालेगा और एक एक करके सबके पैर पर बंदूक चलाएगा। अब देखते हैं किसके पांव में गोली लगती है। सबसे पहले 2 नंबर की बारी आती है, लेकिन 2 नंबर के पांव में गोली नहीं चलती। लेकिन फिर वो अपने ही रूल तोड़कर 2 नंबर को डंडे से पीटता है, क्योंकि इसी में उसके मन की शांति थी। अगली बारी आती है 7 नंबर की। 7 नंबर की किस्मत थोड़ी खराब थी, क्योंकि उसकी बारी में गोली चल जाती है और उसके पांव में लग जाती है। फिर वो दर्द से तड़पने लगता है। फिर 4 नंबर उसके पांव में कपड़ा बांधती है ताकि उसका ज्यादा खून ना निकल पाए। तभी 6 नंबर एक और गोली बंदूक में डालता है और अब की बारी आती है 1 नंबर की। 1 नंबर पर गोली चलने से पहले ही बेजिन को विचार आता है और वो तुरंत ही चिल्लाकर कहता है कि हम ये पता कर सकते हैं कि 6 नंबर के नाखून किसने निकाले। ये बात सुनकर 6 नंबर बंदूक नीचे कर लेता है और बेजिन की बात सुनने लगता है। बेजिन कहता है कि वे लोग यहाँ पर पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, तो क्यों ना वे सीसीटीवी फुटेज भी खरीद लें। 6 नंबर को उसका सुझाव पसंद आता है। फिर 6 नंबर 8 नंबर को लेकर उसके रूम में जाता है ताकि वहाँ से सीसीटीवी फुटेज खरीद सके। सीसीटीवी फुटेज की कीमत 100 मिलियन रुपए थी, लेकिन 8 नंबर फ्लोर रोज का इतना रुपया कमाती थी कि उसको इस रकम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। अब सीसीटीवी फुटेज देखकर उनको ये पता चलता है कि 6 नंबर वाले के नाखून 1 नंबर वाले ने निकाले हैं। ये देखकर 6 नंबर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि आज तो वो 1 नंबर को जान से मार देगा। फिर वो जब चिल्लाते हुए नीचे उतरने लगता है तो 8 नंबर उसको बिजली का झटका देकर बेहोश कर देती है। फिर 6 नंबर जमीन पर गिर जाता है। 8 नंबर शायद उसे इसलिए झटका देती है क्योंकि वो एक धोखेबाज आदमी है। 6 नंबर ने पहले 8 नंबर के साथ प्यार का नाटक किया और फिर 5 नंबर के साथ। फिर वो एक नई खिचड़ी पकाती है। सबसे पहले वो 5 नंबर की हेल्प से 7 नंबर के पांव से गोली निकलवाती है ताकि वो मरे ना, और उसके बाद वो सभी को उनके कमरों में बंधवा देती है सिवाय 4 और 5 नंबर के। वो 5 नंबर को आजाद कर देती है क्योंकि वो सभी का अच्छे से ध्यान रख सकती थी और उनका इलाज भी कर सकती थी, और 5 नंबर भी आजाद रहने के बदले 8 नंबर की सारी बातें मान लेती है। अब सभी को उनके रूम्स में बंद कर दिया जाता है। फिर 8 नंबर सभी के कमरों की 24 घंटे की सीसीटीवी फुटेज खरीद लेती है ताकि वो हर वक्त उन पर नजर रख सके, लेकिन अब समय बढ़ाने के सारे तरीके खत्म हो चुके थे। फिर वो एक नया रास्ता ढूंढती है ताकि समय को और बढ़ाया जा सके। अब वो इंसान के शरीर को बुरी तरह से टॉर्चर करने वाले औजार मंगवा लेती है। ये टॉर्चर इतना खतरनाक था जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। सभी लोगों को उनके कमरे में कुर्सी पर बिठाकर बांध दिया जाता है और एक औजार उनकी आंखों पर भी लगाया जाता है जिसके कारण वे पलके भी ना झपका पाए। उन सभी का ध्यान रखने का जिम्मा 5 नंबर फ्लोर को सौंपा जाता है। 8 नंबर 5 नंबर को साफ कह देती है कि उनमें से किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, बस उन्हें तड़पाती रहो। फिर उन सभी को खाना खिलाने का जिम्मा 4 नंबर को सौंपा जाता है। 5 नंबर हर रोज सभी के रूम में आती है, लेकिन अब उसका दिल मजबूत हो चुका था। अब उसको किसी पर भी तरस नहीं आता था क्योंकि उसके अंदर की सारी भावनाएं मर चुकी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अच्छाई के बदले उसे हमेशा ही धोखा मिला है।
अब सभी को दिन रात टॉर्चर किया जाता है। 8 नंबर की हरकतें कुछ अजीब थी। वो सभी को तड़पता हुआ देखकर उनकी तस्वीरें बनाती है और उन तस्वीरों को उन फ्लोर नंबर के ही नाम देती है। फिर वो एक छोटा सा कुत्ता खरीदती है ताकि वो उसके साथ खेल सके। 4 नंबर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो पहले से ही इतने लोगों का ध्यान रख रही है और अब उसे इस कुत्ते का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर वो खाना खिलाने के लिए 1 नंबर के पास जाती है। 1 नंबर 4 नंबर से माफी मांगता है क्योंकि उसने ही 4 नंबर का दांत उखाड़ा था। फिर वो 4 नंबर को बताता है कि वो यहाँ पर और भी ज्यादा रुपया कमा सकती है। 4 नंबर को उसकी बात मजाक लगती है। फिर 1 नंबर उसे बताता है कि जब मैं यहाँ पर रहने के लिए आया तो मुझे पता चला कि 1 नंबर रूम की इनकम बहुत ही कम है, यानी कि 10,000 वॉन। फिर मैंने अपना रूम बदलना चाहा, लेकिन अपना रूम बदलने की कीमत थी 1 बिलियन वॉन और इसीलिए मैं 1 बिलियन वॉन कमाना चाहता था ताकि मैं 8 नंबर वाली का रूम खरीद सकूं। ये बात सुनकर 4 नंबर हैरान हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड की शुरुआत फर्स्ट फ्लोर के जीवन की दर्द भरी कहानी से होती है। इस शो में आने से पहले वो एक जोकर का काम करता था। उसकी बेटी हॉस्पिटल में भर्ती थी क्योंकि उसके पैर काम नहीं करते थे। अपनी बेटी का इलाज करवाते करवाते उसके जीवन भर की कमाई खत्म हो चुकी थी और अब हॉस्पिटल वाले उसकी बेटी को हॉस्पिटल से निकालना चाहते थे। अब उसके पास भी खुदकुशी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर वो अपनी बेटी और पत्नी को घर जाने के लिए कहता है और उसके बाद वो खुदकुशी करने के लिए निकल पड़ता है। वो मरने के लिए एक गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो गाड़ी उसे टक्कर नहीं मारती। ये वही गाड़ी थी जिसमें सभी लोग बैठकर उस थिएटर में आए थे। फर्स्ट फ्लोर भी उस गाड़ी में बैठकर थिएटर में आ जाता है और यहीं से वो अपनी तकदीर बदलने की ठान लेता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। 4th फ्लोर को जब ये बात पता चलती है कि 1 बिलियन देने से फ्लोर बदल सकते हैं तो वो खुश हो जाता है। फिर 4 नंबर ये बात सभी फ्लोर्स वालों को चुपके से जाकर बताती है और कहती है वो सभी को खोल देगी, लेकिन बदले में उसे 8 नंबर कमरा चाहिए। सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं क्योंकि अगर वो टॉर्चर कुछ दिन और चला तो वे सब मर जाएंगे। 4 नंबर भी जानती थी अगर सभी का साथ रहा तो ही वो 8 नंबर को हरा सकती है और उसका कमरा हथिया सकती है, लेकिन सभी को आजाद करना इतना आसान भी नहीं था क्योंकि 8 नंबर हर समय सभी पर नजर रखे हुए थी। तभी 4 नंबर के दिमाग में एक जबरदस्त उपाय आता है और वो उपाय ये था, जब 8 नंबर हर रोज की तरह गोल्फ खेलने के लिए आएगी तो 4 नंबर उसको बातों में लगा कर रखेगी और 5 नंबर सभी के कमरों में जाकर उन्हें आजाद कर देगी। ये तरकीब बहुत अच्छी थी क्योंकि इससे 8 नंबर वाली को कुछ भी पता नहीं चलेगा और सभी आजाद भी हो जाएंगे। 4 नंबर केवल 6 नंबर को आजाद करने से मना कर देती है क्योंकि वो बहुत ही दोगला इंसान है और हमेशा 8 फ्लोर का ही साथ देता है। 5 नंबर उसकी इस बात से एग्री कर जाती है, लेकिन वो भी एक शर्त रखती है और उसकी शर्त क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। अगली सुबह 8 नंबर लड़की का गोल्फ खेलने का मन ही नहीं होता और इस बात से 4 नंबर परेशान हो जाती है क्योंकि अगर वो गोल्फ खेलने नहीं आई तो उसका बना बनाया खेल खराब हो जाएगा। फिर वो उसको मनाने के लिए अपने सारे हथकंडे अपनाती है और उसको मनाकर नीचे ले ही आती है। 8 नंबर के साथ उसका डॉगी भी नीचे आता है और जब वो गोल्फ खेलना शुरू करती है तो 4 नंबर उसे गेंद उठा उठा कर देती है। फिर मौके का फायदा उठाकर 5 नंबर अपने काम में लग जाती है। वो सबसे पहले 1 नंबर को आजाद करती है और उसके बाद 2 नंबर को। 2 नंबर तो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी, इतने दिनों तक बंधे रहने की वजह से उसका शरीर अकड़ गया था। फिर 5 नंबर चुपके से 3rd फ्लोर पर जाती है, लेकिन तभी 8 नंबर का कुत्ता उसे देख लेता है और फिर वो हरकत करने लगता है। उस कुत्ते को महसूस हो जाता है कि ऊपर जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी 5 नंबर 3 नंबर को आजाद कर देती है, लेकिन वो कुत्ता दौड़ता हुआ ऊपर आ जाता है। 4 नंबर बहुत कोशिश करती है कि 8th फ्लोर को ऊपर ना जाने दिया जाए, लेकिन वो ऊपर चली ही जाती है। फिर वो अपनी आंखों से सब कुछ देख लेती है और 5 नंबर के ऊपर बंदूक तान देती है। 8 नंबर उसे गोली मारने ही वाली थी, लेकिन तभी 4 नंबर गोल्फ वाला डंडा उसके सिर पर मार देती है और वो गिरकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर वे आसानी से सब लोगों को आजाद कर देते हैं सिवाय 6 नंबर के। अब सभी की आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं खुशी के थे। इतना दर्द झेलने के बाद उनके चेहरों पर मुस्कान थी और ये उनके जीवन का अब तक का सबसे सुनहरा पल था। अब वो समय आ चुका था जब उन लोगों को ये शौक खत्म करना था, लेकिन अभी 5th फ्लोर की रखी हुई शर्त बाकी थी। 5 नंबर की शर्त ये थी कि वो चाहती थी 6 नंबर को नामर्द बना दिया जाए क्योंकि उसने 5 नंबर के साथ बहुत गलत किया। फिर वो अपनी शर्त पूरी करने के लिए 6 नंबर वाले आदमी के कमरे में जाती है और उसी के पैसों से एक कांच और कुछ दवाइयां खरीदती है। सबसे पहले तो वो उसकी स्टेन गन काटती है और उसके बाद मरहम पट्टी कर देती है ताकि वो मरे ना। अब सब काम करने के बाद बारी आती है फ्लोर बदलने की। 4th फ्लोर की शर्त के अनुसार वो 8th फ्लोर की जगह लेगी और 1st फ्लोर वाला आदमी 6 नंबर की जगह लेगा।
फिर सभी लोग फर्स्ट फ्लोर के रूम में जाते हैं। उस समय वो बहुत ही उत्साहित था क्योंकि उसके पास 1 बिलियन जितनी रकम हो गई थी और उसका सपना भी पूरा होने वाला था। फिर फर्स्ट फ्लोर अपना रूम बदलने के लिए डिलीवरी हैट में लगे फोन से कहता है, लेकिन डिलीवरी हैट में से एक पर्ची निकल कर आती है। पर्ची पढ़ते ही फर्स्ट फ्लोर के पैरों से जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसमें लिखा था अगर फर्स्ट फ्लोर को सेकंड फ्लोर की जगह लेनी है तो उसकी कीमत 2 बिलियन होगी और अगर थर्ड फ्लोर की जगह लेनी है तो उसकी कीमत 3 बिलियन और इसी तरह उसे 8th फ्लोर की जगह लेनी है तो उसकी कीमत 310 बिलियन होगी। अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये चल क्या रहा है। फिर वे सभी 7th फ्लोर की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ही होशियार था, क्योंकि वो हर मुसीबत का हल निकाल लेता था। लेकिन इस बार तो 7th फ्लोर के समझ में भी कुछ नहीं आता। अब वे सब इस बात को समझ जाते हैं कि ये गेम जिस इंसान ने भी बनाया है वो नहीं चाहता कोई भी किसी की जगह ले और वो उन 8 लोगों को फंसाना चाहता है, क्योंकि जिस चीज की कीमत वे लोग 1 बिलियन समझ रहे थे दरअसल वो फ्लोर बदलने की नहीं बल्कि फ्लोर बदलने के बारे में जानने की थी। ये बात जानकर फर्स्ट फ्लोर पागल हो जाता है क्योंकि उसके अब तक के कमाए 1 बिलियन बेकार हो गए थे। उसने ये पैसा खून पसीने से अपनी जान को दांव पर लगाकर कमाया था और अब उसके सारे पैसे चले गए थे। वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी को फर्स्ट फ्लोर पर तरस आता है। फिर 2 नंबर 1 नंबर को समझाती है कि यहाँ से बाहर निकलते ही सब लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा तुम्हें दे देंगे और तुम्हारी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। अब ये शो खत्म होने का समय भी आ चुका था, लेकिन फर्स्ट फ्लोर अचानक बदल जाता है। वो सभी के ऊपर 8th फ्लोर की बंदूक तान देता है। किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से फर्स्ट फ्लोर को क्या हो गया। फिर वो सभी को एक एक करके कुर्सी से बांध देता है। फिर वो 6th फ्लोर को नीचे बुला लेता है और उसे भी बांध देता है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर जोकर के कपड़े पहन लेता है और सभी को खेल दिखाने लगता है। ये सब वो इसलिए कर रहा था ताकि समय और बढ़ जाए, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के मन में अब पहले से भी ज्यादा लालच था क्योंकि उसके 1 बिलियन डूब गए थे। फिर वो एक बड़ी सी रस्सी लेता है और उसको ऊंचाई पर बांध देता है और फिर वो उसके ऊपर चलने लगता है ताकि समय तेजी से बढ़ने लगे। उसकी इस हरकत पर सभी लोग उसे मना करते हैं कि वो ऐसा ना करे, लेकिन फर्स्ट फ्लोर नहीं मानता। फिर बहुत ज्यादा उछल कूद करने के चक्कर में फर्स्ट फ्लोर ऊपर लगे प्रोजेक्टर से लटक जाता है। तभी प्रोजेक्टर टूटकर नीचे गिर जाता है और जमीन में आग लग जाती है। गिरते समय वो रस्सी पर लटक जाता है, लेकिन अब उसके हाथ से रस्सी भी फिसल जाती है और वो आग में गिर जाता है। 3rd फ्लोर से ये सब देखा नहीं जाता। फिर वो पूरी जान लगाकर अपने हाथ में बंधी हुई रस्सी खोल लेता है और दौड़कर फर्स्ट फ्लोर को बचाता है। उसके बाद 7th फ्लोर भी अपने आप को रस्सी से खोल लेता है और जब वो भी फर्स्ट फ्लोर को बचाने जाता है तो कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसका शरीर आधे से ज्यादा जल चुका था। अब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। फिर सभी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि ये शो यहीं पर खत्म करो। फिर 2nd फ्लोर दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है ताकि फर्स्ट फ्लोर को हॉस्पिटल ले जाया जा सके, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। अब बेजिन का गुस्सा उबाले मारने लगता है क्योंकि ये शो खत्म ही नहीं हो रहा था और ऊपर से समय भी बढ़ता जा रहा था। फिर वो 1 नंबर के पास से गन लेता है और हाल में लगे सभी कैमरों पर गोली चलाने लगता है। वो एक एक करके सभी कैमरों को बर्बाद कर देता है और एक भी कैमरा ना होने की वजह से ये शो यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर मरता हुआ फर्स्ट फ्लोर अपने बिहेव के लिए सभी से माफी मांगता है और उसके बाद वो दम तोड़ देता है। फिर सभी लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं क्योंकि उनका एक साथी ये दुनिया छोड़कर चला गया था और इसी के साथ ये शो खत्म हो जाता है। फिर उन सभी के कमाए हुए पैसे उनके अकाउंट में आ जाते हैं और उसके बाद वे सभी एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलते। गेम वालों ने बेजिन के आधे पैसे काट लिए थे क्योंकि उसने वहाँ पर लगे कैमरे तोड़ दिए थे। अब उसको वहाँ पर बिताया हुआ हर एक पल एक सपने जैसा लगता है। फिर फर्स्ट फ्लोर की कब्र बनवाने के बाद वो सोचता है कि उसको बाकी सभी को भी यहाँ बुलाना चाहिए ताकि वे भी फर्स्ट फ्लोर के प्रति अपना शौक प्रकट कर सके। लेकिन बेजिन सोचता है कि वो सभी को बुलाएगा कैसे, क्योंकि जाने से पहले किसी ने भी एक दूसरे का नाम तक भी नहीं पूछा था। तभी बेजिन के दिमाग में एक तरकीब आती है। अब उसके पास पैसे तो थे ही, इसलिए वो जगह जगह पर पोस्टर लगवा देता है। उसे पूरी उम्मीद थी कि पोस्टर पढ़कर सब लोग वहाँ पर जरूर आएंगे। तभी 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर वो पोस्टर देखकर उसके पास पहुँच जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर की फूल चढ़ाते हैं। 6 नंबर वहाँ पर नहीं आता, लेकिन वो एक बड़ा सा गुलदस्ता फर्स्ट फ्लोर की पर चढ़ाने के लिए भेज देता है, जिससे ये पता चलता है कि 6th फ्लोर को भी अपने किए पर पछतावा था। फिर बेजिन वहाँ पर बैठे तीनों लोगों को बताता है कि मैंने फर्स्ट फ्लोर की वाइफ से बात की थी। फर्स्ट फ्लोर की वाइफ को ये लग रहा था कि उनके पति विदेश में गए हैं। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि एक आदमी मेरे घर आया था और वो मुझे इतने पैसे दे गया कि मैं और मेरी बेटी जीवन भर बैठकर खा सकते हैं, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि 7th फ्लोर था। 7th फ्लोर उस दिन फर्स्ट फ्लोर की पर फूल चढ़ाने के लिए नहीं आता, लेकिन उसने एक ऐसा नेक काम किया था जो एक फरिश्ता ही कर सकता है। 8th फ्लोर को जेल हो गई थी क्योंकि उसने एक आर्ट गैलरी बर्बाद कर दी थी। फिर वे सभी फर्स्ट फ्लोर की
फूल चढ़ाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने से पहले कोई भी एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछता, लेकिन उन सभी में एक गहरा रिश्ता बन गया था जो शायद कभी भी खत्म नहीं होगा। और इसी के साथ इस वेब सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वेब सीरीज आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वेब सीरीज अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस बेहतरीन वेब सीरीज का मजा ले सके। हम मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।